हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग सबसे पहले प्रसरण पढ़ेंगे, जिसे आप प्रकीर्णन या स्कैटरिंग भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग एल्बिडो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रसरण पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपका धरातल है। क्या है ये आपका धरातल, यानी कि अर्थ का सरफेस है। अब मान लीजिए कि आपको ये बात पता है कि शॉर्ट वेव रेडिएशन जो है वो आएगी पृथ्वी की ओर और ये सरफेस से टकराकर क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और कुछ मात्रा में हो सकता है कि यहाँ पर उसका अवशोषण भी होगा और कुछ मात्रा में क्या होगा, उसका प्रकीर्णन होगा। प्रकीर्णन का मतलब होता है एक तरीके से छिटकना, यानी कि स्कैटर होना, फैल जाना, प्रसरण होना। ठीक है, ये भी क्या करता है, सूर्यताप को प्रभावित करता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है उसमें गैसेज है, वाटर वेपर है, डस्ट है, एरोसॉल है। तो ये सारी ही चीज़ों का कुछ मात्रा में जो है वो परिवर्तन होता है, कुछ मात्रा में क्या होता है, अवशोषण होता है, और कुछ मात्रा में स्कैटरिंग होता है, यानी कि प्रकीर्णन होता है। तो हम लोगों को पता है परिवर्तन क्या होता है, हम लोगों को पता है अवशोषण क्या होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि वायुमंडल में जो अदृश्य कण हैं, या फिर मान लीजिए बहुत छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जिनसे टकरा कर जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर रास्ते में कुछ ना पड़े तो सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली आएगा, लेकिन मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश आया और यहाँ पर एक अणु था, या फिर मान लीजिए कि अदृश्य कण थे, उससे अब सूर्य का प्रकाश टकरा गया, तो क्या हो जाएगा, टकराने के बाद ये ऐसे फैल जाएगा ना सूर्य का प्रकाश। तो उसी को आप क्या बोलते हैं, इस घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। अगर आप इसका ड्राइंग बनाना चाहें तो इसके डायग्राम में आप बना सकते हैं। ये आपका अर्थ का सरफेस है, ठीक है। फिर ये मान लीजिए कि आपका ये सन है, ठीक है। अब सन से जो प्रकाश आ रहा है, ठीक है, आप उसको ऐसे बनाएंगे, सन से प्रकाश आया तो कुछ आया और उसके रास्ते में कुछ नहीं पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक अणु है, यहाँ पर एक अणु, यहाँ पर एक अणु, यहाँ पर एक अणु, ऐसे करके आप इसको अणु को मान लीजिए दूसरे कलर में बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए सूरज का जो प्रकाश आया वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर सूरज का प्रकाश यहाँ आके फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर इस तरीके से आएगा, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर आएगा, फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि क्या हो गया, सूरज का प्रकाश फैल कर बिखर गया। ठीक है, तो इस घटना को आप क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग बोलेंगे, या फिर प्रकीर्णन बोलेंगे, या फिर प्रसरण बोलेंगे। इतना समझ में आया। देखिए, जनरली जो प्रसरण या प्रकीर्णन होता है वो तब होता है जब अदृश्य कणों का जो व्यास होता है वो कम होता है विकिरण तरंग के व्यास से, यानी कि लघु तरंगों का जो प्रकीर्णन होता है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसको एज ए फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो अदृश्य कण होता है, अदृश्य कण का जो व्यास होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो ज्यादा किसका होता है, ज्यादा होता है विकिरण तरंगों का व्यास। किसका, विकिरण तरंगों का। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि अदृश्य कणों का जो व्यास है वो ज्यादा हो गया, ठीक है, ये कंडीशन हम ले लेते हैं कि मान लीजिए कि जो अदृश्य कण है, यानी कि ये, इसका व्यास क्या हो गया, इसका व्यास ज्यादा हो गया और इसका व्यास विकिरण तरंगों का कम हो गया, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे परावर्तन की जो घटना होगी उसका कुछ भाग परावर्तित होगा सौर विकिरण के रूप में, और कुछ भाग वायुमंडल के चारों ओर फैल जाएगा। तो इस टाइम पे कुछ तो आप लोगों को पता है कि कुछ भाग क्या हो गया, परावर्तित हो गया, यानी कि वापस ही ये क्या हो गया, सूर्य का जो किरण था वो स्पेस में लौट गया, और कुछ भाग वायुमंडल के चारों ओर फैल गया। तो इस टाइम पे ताप शक्ति के कुछ भाग का जो परावर्तन आकाश में हुआ है उसके प्रभाव स्वरूप चंद्रमा का अंधेरा वाला भाग भी क्या होगा, दिखाई देने लगेगा। यानी कि जब प्रकीर्णन एवं परावर्तन की घटना दोनों होगी तो उसका प्रभाव ये होगा कि वायुमंडल से कुछ सौरिक ऊर्जा क्या होगी, पृथ्वी की सतह तक पहुंचेगी और आकाश का विसरित भाग जो है वो नीला दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, नीला दिखाई देगा। उस टाइम पे आपको कुछ ऐसा डिफ्यूज लाइट जैसा आकाश में दिखाई देगा, तो जिसका इम्पैक्ट आपको ऐसा दिखाई देगा कि जो है उस टाइम पे आपको पूर्ण बादल दिखाई देंगे, मतलब क्लाउड्स दिखाई देंगे। ठीक है,
एक बात याद रखना है आप लोगों को कि घटना जो है वो परावर्तन की हो या प्रकीर्णन की या फिर अवशोषण की, इन तीनों के ही द्वारा सूर्यताप की जो मात्रा है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है या फिर धरती तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, तो मुख्यतः ये जो है ये बातें जो है दो बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, परावर्तन, प्रकीर्णन और अवशोषण की जो घटना है वो लगभग दो बातों पर निर्भर करता है, जिसमें पहला हो जाएगा आपका आपतन कोण। आपको पता है कि अगर आपतन कोण अधिक है, ठीक है, तो नष्ट क्या होगा, सूरज का प्रकाश कम होगा। आपतन कोण बहुत ज़्यादा है तो सूरज का जो प्रकाश है वो क्या होगा, कम नष्ट होगा। लेकिन आपतन कोण अगर कम हो रहा है तो सूरज का जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा, नष्ट ज़्यादा होने लगेगा। फिर सेकंड वाला जो है वो है वायुमंडल में उपस्थित पारदर्शक तत्व। याद रखिएगा कि अगर वायुमंडल में पारदर्शक तत्व की उपस्थिति अधिक है तो इस वजह से क्या होगा, सूरज का जो प्रकाश है वो क्या होगा, कम नष्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि पारदर्शक तत्व बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, तो इस वजह से सूरज का प्रकाश नष्ट क्या होगा, अधिक होगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ नोट करके एक फैक्टर लिखा हुआ है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट होता है, और जो पृथ्वी होता है वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न अक्षांशों पर सूर्यताप की प्राप्ति भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूरज की रोशनी जहाँ पर बेसिकली सीधे सीधे पड़ेगी वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा सूर्यताप की प्राप्ति होगी। लेकिन मान लीजिए सूरज का प्रकाश इस तरीके से टिल्टेड हो जा रहा है, तिरछा हो जा रहा है, तो इस एरिया पर क्या होगा, सूरज का प्रकाश कम पड़ेगा, और सीधा सीधा जहाँ जा रहा है वहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, इतना तो मैंने आप लोगों को बेसिक वाले क्लास में भी बताया था। अब यहाँ एक और बात ध्यान दीजिए कि प्रत्येक गोलार्ध का जो मौसम है, ठीक है, वो सूर्य से निकटता या फिर दूरी से नहीं अपितु पृथ्वी के अक्षीय तल पर झुकाव से प्रभावित होता है। स्थलाकृतिक भिन्नता सूर्यताप के वितरण में संशोधन करती है, जैसे कि किसी भी पर्वत के पूर्वी ढाल पर पश्चिमी ढाल की अपेक्षा सूर्यताप की प्राप्ति जो है वो अधिक होती है। इस प्रकार अपेक्षाकृत निम्न अक्षांशों की ओर के ढाल को सूर्यताप की प्राप्ति अधिक, जबकि उच्च अक्षांशों के ओर की ढाल को सूर्यताप की प्राप्ति कम होती है। देखिए सेम वही चीज़ है जैसे मैंने बताया कि निम्न अक्षांशों के ढाल की ओर सूरज की प्राप्ति क्या होगी, निम्न अक्षांश मतलब 0 डिग्री या फिर मान लीजिए 10 डिग्री या फिर मान लीजिए 20 डिग्री, और अधिक यानी कि मान लीजिए आप लोग ऐसे ले लीजिए 70 डिग्री, 80 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा, उच्च अक्षांश होने की वजह से सूरज के ताप की प्राप्ति कम हो जाएगी। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे आप लोगों को देखना है, ये आप लोग इस तरीके से डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, कितने सही डायग्राम बनाकर लिखा हुआ है कि उच्च अक्षांशों की ओर सूर्यताप कम और निम्न अक्षांशों की ओर सूर्यताप अधिक। इस तरीके से आप पृथ्वी इजीली बना सकते हैं और ऐसे समझ भी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर एक और डायग्राम बना है, वो डायग्राम भी काफ़ी अच्छा है। ये साइड वाला जो एरिया है वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सूरज का जो ताप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन जिस साइड पे सूरज है तो जाहिर सी बात है उस साइड पे उसकी रोशनी ज़्यादा आएगी, और जो सूर्य के अपोजिट वाला साइड है वहाँ पर सूर्य की रोशनी क्या आएगी, कम आएगी, और यहाँ पर ज़्यादा आएगी। इस तरीके का भी आप एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इंसुलेशन को समझने के लिए इस तरीके का डायग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक सूर्यताप की प्राप्ति उपोष्ण मरुस्थलों के ऊपर होती है, कारण यहाँ वायुमंडल में जल वाष्पों का अभाव जो है वो होता है। फिर आगे देखिए, विषुवत रेखीय सतह पर सूर्यताप की प्राप्ति अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल में सघन बादलों की उपस्थिति पाई जाती है। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ होगा। पहला तो डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा नॉर्थ साइड पे जो कि 23.5 डिग्री है, और साउथ में भी 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो बीच वाला एरिया है, ठीक है, वहाँ पर सूर्यताप जो है वो कम प्राप्त होगा।
बीचों बीच। मैंने इसका रीज़न आप लोगों को बताया था क्या, इवेपोरेशन जो होता है ना वो ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण की घटना जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जहाँ पर आप लोगों का विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसे आप कहते हैं वो है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो वाष्पीकरण की घटना होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया है, आप लोग जो है वो खाना बना रहे हैं, ठीक है? तो आप लोग जनरली जो होता है वो कढ़ाई को कैसे ढक देते हैं किसी बर्तन से, ताकि वो ढका हुआ रहेगा तो वो जल्दी पकेगा। यानी कि जब हम किसी चीज़ को ढक दे रहे हैं और उसकी ऊष्मा वापस से वहीं पे गिर जा रही है, बाहर नहीं निकल पा रही है, यानी वो उसका टेम्परेचर क्या करेगी, बढ़ा देगी। बट जैसे आप लोग ढक्कन उठाते हैं और ढक्कन को बिल्कुल ऐसे निकाल देते हैं, तो वो जो उसमें भाप बना हुआ था, वो भाप जैसे ही बाहर निकलता है तो उसी को वाष्पीकरण की घटना बोलते हैं, जिसकी वजह से जो आप बना रहे हैं वहाँ पर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। सामान्यतया महासागरों की सतह पर सूर्यताप की प्राप्ति अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल में बादलों की उपस्थिति अधिक पाई जाती है, जिससे टकराकर सूर्यताप का परावर्तन क्या हो जाता है, अंतरिक्ष में हो जाता है। आगे देखिए, वह काल्पनिक रेखा जो एक समान सूर्यताप की प्राप्ति वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, उसे आइसोहोल्स क्या कहते हैं, सॉरी आइसोहेल्स कहते हैं। यानी कि यह क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि एक समान सूर्यताप की प्राप्ति वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। यानी फॉर एग्जांपल के लिए इसको ऐसे मानिए, जैसे देखिए ये एक जगह है, ये भी एक जगह है, ये भी एक जगह है, ये भी एक जगह है। ठीक है, ये इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी और इसको डी मान लीजिए। ये ऐसा जगह है जहाँ पर सूर्यताप की जो प्राप्ति होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल इक्वल होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका सन है, सनलाइट यहाँ पर भी इक्वल जा रहा है, यहाँ पर भी इक्वल, और यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पर भी इक्वल। ठीक है, मान लीजिए। अब देखिए अगर हम लोग इन तीनों लाइन को मिला दें, ठीक है, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको मिला देंगे, इसको भी मिला दे रहे हैं, इसको भी मिला दे रहे हैं, मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींच दे रहे हैं। ठीक है, हालांकि मुझे इसको सीधे में बनाना चाहिए था, मतलब यानी कि बी आपका यहाँ होना चाहिए, सी आपका यहाँ होना चाहिए, और जैसे मान लीजिए डी आपका यहाँ। तो अगर आप इन तीनों का ऐसे मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे तो उसे आइसोहेल्स कहते हैं। यानी कि यह एक काल्पनिक रेखा है जो कि लगभग लगभग अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। किसके समानांतर होती है, अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि यहाँ पर समांगता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अभी हम लोग समांगता क्या होता है इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जो आइसोहेल्स होता है ना, जैसे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, इसको हम लोग सन मान रहे हैं, तो आइसोहेल्स को ये बोल रहा है कि ये जो है अक्षांश रेखाओं के समानांतर होते हैं। तो अक्षांश तो ये हो रहा है, ठीक है, तो ये इसके समानांतर होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। लेकिन ये दक्षिणी गोलार्ध में, क्यों दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि दक्षिणी गोलार्धों में समांगता यानी कि होमोजेनी जो है वो ज़्यादा होती है। क्यों होती है होमोजेनी ज़्यादा, देखिए आप लोगों को तो इतना पता होगा कि जो नॉर्थ वाला, जो जैसे मान लीजिए ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर सॉरी। अब देखिए आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों को जो वाटर एरिया है वो भी बहुत मिलेगा और लैंड एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में जो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को लैंड एरिया न के बराबर दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को जो बर्फीले एरिया है, स्नो एरिया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ग्लेशियर मेनली जो ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा है साउथ हेमिस्फीयर में। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर साउथ हेमिस्फीयर में जो ग्लेशियर्स है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ एक टाइप का ही क्या हो जा रहा है, एक ही टाइप का एरिया है, तो जिस वजह से वहाँ पर आप बोल सकते हैं कि समांगता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ के महाद्वीप में समांगता बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत ऐसे समान है। ठीक है, देखिए अब प्रकीर्णन हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, एक बार उसको फाइनल रिवीजन कर लेते हैं। देखिए प्रकीर्णन जो है मैंने बताया कि जब जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट यानी सनलाइट, ठीक है, सनलाइट जो है वो पृथ्वी के सरफेस से आकर टकराएगी और टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है उसका जो सनलाइट होता है, तो इसे आप क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन या फिर स्कैटरिंग बोलते हैं।
बेसिकली अगर आसान शब्दों में हम बोले तो प्रकाश का टकरा कर इधर-उधर या विभिन्न दिशाओं में फैल जाने की जो क्रिया होती है, उसे हम प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। इस बात को याद रखना है। अब एक और बात याद रखिएगा कि जो प्रकीर्णन है, उसका महत्वपूर्ण अगर एग्ज़ाम्पल्स हम लोग देखें, तो फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आप लोगों को दिखाई देगा आकाश का नीला दिखाई देना। क्या है फर्स्ट वाला एग्ज़ाम्पल? आकाश का नीला दिखाई देना। यहाँ पर लिख देते हैं ब्लू क्लाउड्स लिखते हैं, ठीक है? ब्लू क्लाउड्स। आप लोगों को बादल ऐसे नीले दिखाई देते हैं ना? क्यों दिखाई देते हैं? दिन में सूरज की सफ़ेद रोशनी जो है वो वायुमंडल के अणुओं से क्या हो जाती है? टकरा जाती है और नीली रोशनी को अधिक बिखेर देती है। इस वजह से जो है हमारा आकाश वो नीला दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर सेकंड देखें तो आप लोगों ने देखा होगा सनसेट के टाइम पे जो आकाश है वो क्या हो जाता है? बहुत ऐसे आप लोगों को एकदम रेडिश दिखाई देता होगा, ठीक है? तो वो किस वजह से होता है? प्रकीर्णन की वजह से, क्योंकि जो सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ऐसे लंबा रास्ता तय करती हैं। नीली किरणें तो पहले ही बिखर जाती हैं, जिस वजह से आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है ना दिन में। बचती है लाल एवं नारंगी, जो कि आकाश एवं सूरज लालिमा के लिए दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद चांद का चमकना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मून है वो स्वयं नहीं चमकता है, बल्कि सूरज का जो रोशनी है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है और फिर थोड़ा यानी पार्शियल रूप से क्या कर देता है? उसको स्कैटर कर देता है। इस वजह से क्या होता है? चांद की जो चमक होती है वो ऐसे बिल्कुल आपको स्नो वाइट की तरह दिखाई देती है। स्नो वाइट और ऑफ वाइट वी कैन से, ओके? तो आप लोगों को प्रकीर्णन अच्छी तरह से समझ में आया? आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है वो एल्बिडो पढ़ेंगे। ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि एल्बिडो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।